हेलो एवरीवन, फिर से आपको एक नए वीडियो के साथ स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल लाइव में। डियर फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग टारगेट 5000 प्लस एमसीक्यू का जो सीरीज लाया जा रहा है उसी का पार्ट 13 देखेंगे, जिसमें हम लोग 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं नीमी के बुक से लिए गए हैं और आप किसी प्रकार के टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करते हैं एज लाइक NCL, NFC, HW, इसरो, DRDO, EPPCL, DMRC, रेलवे इत्यादि की, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि फ्रेंड, किसी भी टेक्निकल एग्जाम में नीमी के बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं हूबहू। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फ्रेंड, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में 140 क्वेश्चन तक डिस्कशन किए थे, तो उसी को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स रहेगा 141 से। जैसा कि 140 क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ साइज इन इंडिविजुअल रेडियस गेज, मतलब कि रेडियस गेज का प्रत्येक साइड का रेंज क्या होता है। जैसे कि आपका ऑप्शन है कि स्टेप 1 मिलीमीटर, स्टेप ऑफ 0.5 मिलीमीटर, स्टेप ऑफ 1.5 मिलीमीटर और स्टेप ऑफ 2 मिलीमीटर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मेरा रेडियस गेज 3 सेट में पाया जाता है, जो कि आपका 0.6 मिलीमीटर से आपका 25 मिलीमीटर के रेंज में चलता है। इसका प्रत्येक स्टेप आपका 0.6 मिलीमीटर होता है, बट आपका 0.6 मिलीमीटर ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आप 0.5 मिलीमीटर की तरफ जा सकते हैं। इसलिए इसका सही आंसर होगा अकॉर्डिंग टू मी स्टेप ऑफ 0.5 मिलीमीटर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द गेज टू चेक एक्सेप्टेबल साइज ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ शाफ्ट। तो इस शाफ्ट की किसी बाहरी व्यास को जांच करने के लिए किस प्रकार के गेज का प्रयोग करते हैं, और आपको ऑप्शन में साथ में भी दिया गया है। और ऑप्शन देख लेते हैं कि रिंग गेज गो सिरा, प्लग गेज गो, रिंग गेज नो गो या प्लग गेज नो गो। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कि रिंग गेज गो साइड का हम लोग प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा कि व्हाट इज द फिनिशिंग प्रोसेस कैरिड आउट विद द एब्रेसिव स्टिक टू करेक्ट द प्रोफाइल ऑफ इंटरनल सिलेंड्रिकल सरफेस, मतलब कि अपघर्षक के सटीक से साथ बेलनाकार सतहों को प्रोफाइल को सही करने के लिए फिनिशिंग प्रक्रिया क्या हो सकता है। और आपका सामने ऑप्शन दिखता है कि लैपिंग हो सकता है, होनिंग हो सकता है, ग्राइंडिंग हो सकता है या फायरिंग हो सकता है। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका होनिंग का वहाँ प्रयोग हम लोग करते हैं किसी भी इंटरनल सरफेस को फिनिशिंग करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच लैपिंग मटेरियल यूज्ड फॉर इजी चार्जिंग एंड रैपिड कटिंग, मतलब कि आसान चार्जिंग और रैपिड कटिंग के लिए किस लैपिंग प्रक्रिया का सामग्री का प्रयोग किया जाता है। क्या कास्ट आयरन होता है, कॉपर एंड ब्रास होता है, क्लोज्ड ग्रेन ऑयल होता है या व्हाइट कास्ट आयरन होता है। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कि कॉपर एंड ब्रास का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच लैप मटेरियल इज एक्सपेंसिव एंड कैन बी एक्सपेंडेड इफ वर्म आउट, मतलब कि कौन सा लैपिंग सामग्री महंगी है और अगर ख़राब ही हो जाए तो उसका विस्तार किया जा सकता है। ऑप्शन आपका है पीतल, कास्ट आयरन, लीड या कांसा। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक लीड एक ऐसा ही प्रकार का एब्रेसिव है जिसका प्रयोग हम लोग खराब होने के बावजूद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच टाइप्स ऑफ एब्रेसिव मटेरियल इज एक्सटर्नली हार्डेड एंड यूज्ड इन लैपिंग टू हैवी स्टॉक रिमूवल, मतलब कि कठोरित स्टील और भारी स्टॉक हटाने के लिए, यानी भारी मात्रा में मटेरियल को हटाना है तो किस प्रकार के एब्रेसिव का प्रयोग करते हैं। और आपके सामने ऑप्शन है क्या सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, बोरॉन कार्बाइड या डायमंड का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा सिलिकॉन कार्बाइड का वहाँ प्रयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन है मेरा कि विच एब्रेसिव इज यूज्ड फॉर लैपिंग डाई एंड गेज, मतलब कि कौन सा अपघर्षक डाई और गेज की लैपिंग के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ऑप्शन है आपका बोरोन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड या एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा बोरोन कार्बाइड का प्रयोग डाई और गेज की लैपिंग के प्रयोग में लाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच इज द हार्डेस्ट ऑफ ऑल एब्रेसिव मटेरियल एंड यूज्ड फॉर लैपिंग टंगस्टन कार्बाइड, मतलब कि टंगस्टन कार्बाइड की लैपिंग के लिए प्रयुक्त सभी अपघर्षित पदार्थों में सबसे कठोर कौन सा होता है। ऑप्शन है आपका सिलिकॉन कार्बाइड, और नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। और नेक्स्ट ऑप्शन है आपका बोरोन कार्बाइड, डायमंड और एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ हम लोग डायमंड का प्रयोग करते हैं, जो कि बहुत ही मेरा महंगा होता है और सबसे हार्ड भी होता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एब्रेसिव यूज्ड फॉर लैपिंग एक्यूरेटली फिनिशिंग वेरी स्मॉल होल्स,
मतलब कि बहुत ही छोटे छिद्र को सही ढंग से फिनिश करने के लिए इस्तेमाल में किए जाने वाले अपघर्षक का नाम बताइए। ऑप्शन दिया गया है सिलिकॉन कार्बाइड और डायमंड, बोरोन कार्बाइड या एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो फिर इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डायमंड का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द पर्पस ऑफ लैपिंग व्हीकल्स। व्हीकल्स लैपिंग का उद्देश्य क्या है कि रेगुलेट कटिंग एक्शन ऑफ लुब्रिकेट सरफेस या मीडियम इफेक्ट ऑपरेशन। और नेक्स्ट है आपका कि डिक्रीज द डायमेंशनली एक्यूरेसी या डिक्रीज द कटिंग एबिलिटी। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कि रेगुलेट कटिंग एक्शन है लुब्रिकेट सरफेस को नियमित बनाए रखने के लिए ही लैपिंग व्हीकल्स का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विच लैपिंग व्हीकल्स इज यूज्ड फॉर लैपिंग द कॉपर एंड इट्स एलॉय। मतलब कि तांबा और इसकी मिश्र धातु की लैपिंग के लिए लैपिंग व्हील्स में प्रयोग किए जाते हैं। क्या वेजिटेबल ऑयल होते हैं, मशीन ऑयल होते हैं, सोलुबल ऑयल या पेट्रोलियम जेली। तो फिर इसका सही आंसर हो जाएगा वहाँ सोलुबल ऑयल का प्रयोग हम लोग कॉपर और इसके एलॉय में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपका है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लैपिंग टूल। लैपिंग टूल का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। लैप टूल फॉर एक्सटर्नली सरफेस। और अगला ऑप्शन है आपका कि लैपिंग टूल फॉर इंटरनल सरफेस, लैपिंग टूल फॉर एक्सटर्नली सिलेंड्रिकल सरफेस, लैपिंग टूल फॉर इंटरनली सिलेंड्रिकल सरफेस। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि लैपिंग टूल का प्रयोग हमेशा लैपिंग फॉर एक्सटर्नली सिलेंड्रिकल सरफेस के ऊपर ही किया जाता है। बट होनिंग टूल आपका प्रयोग लैपिंग के अपेक्षा इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका कि 1 मिनट कि व्हाट इज द टेम्परेचर दैट चेंज ऑफ स्ट्रक्चर टू स्टार्ट एट 723 सेंटीग्रेड हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। मतलब कि ऊष्मा उपचार में वह तापमान क्या है जो स्ट्रक्चर को ऑस्टेनाइट में 723 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद बदल देता है। तो उस टेम्परेचर को देख लेते हैं हम लोग। क्या लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है या मेल्टिंग टेम्परेचर कहलाता है, आपका क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कि मेरा लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द प्रोसेस इफ हॉट स्टील इज कूल्ड स्लोली द ओल्ड स्ट्रक्चर इज रिटेन्ड एंड इट विल बी फाइन ग्रेन डैट मेक्स इट इजली मशीन्ड। मतलब कि यदि गर्म स्टील को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, ठीक है, तो पुरानी संरचना को बनाए रखा जाता है और इसमें बारीक ग्रेन कणों को फिर से आसानी से मशीनिंग युग में बदल दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शन आपको सामने है, एनलिंग है, हार्डनिंग है, टेम्परिंग या नॉर्मलाइजिंग है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एनलिंग, क्योंकि एनलिंग प्रोसेस के द्वारा ही हम लोग किसी भी स्टील को ग्रेन साइज को रिफाइन करते हैं और इसको मशीनेबिलिटी का गुण को डेवलप करते हैं। फ्रेंड्स आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा व्हाट इज द नेम इफ हॉट स्टील कोल्ड रिपीटली टू फॉर्म न्यू स्ट्रक्चर। मतलब कि एक नई संरचना बनाने के लिए तेज़ी से ठंडा होने वाली गर्म स्टील का नाम क्या हो सकता है। क्या फेराइट, ऑस्टेनाइट, मार्टेनासाइट या पियरलाइट। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि किसी भी स्टील को, हॉट स्टील को यदि तेज़ी से ठंडा किया जाता है तो मार्टेनासाइट स्ट्रक्चर की प्राप्ति होती है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। और अगला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द प्रोसेस टू ऐड कटिंग एबिलिटी एंड वियर रेसिस्टेंस ऑन स्टील। मतलब कि काटने की क्षमता को जोड़ने और स्टील पर घिसने के प्रतिरोध को उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। क्या टेम्परिंग कहलाता है, एनलिंग कहलाता है, नॉर्मलाइजिंग कहलाता है या हार्डनिंग कहलाता है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा हार्डनिंग कहलाता है, क्योंकि हार्डनिंग प्रोसेस के द्वारा ही हम लोग किसी भी स्टील को हार्ड करते हैं और उससे हम लोग किसी दूसरे पदार्थ की काटने के गुण को डेवलप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस टू रिमूव द एक्सट्रीम ब्रिटलनेस एंड इंड्यूस टफनेस एंड शॉक रेसिस्टेंस इन स्टील। मतलब कि चरम भंगुरता को दूर करने और स्टील में टफनेस और शॉक रेसिस्टेंस को प्रेरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। आपका ऑप्शन है टेम्परिंग, एनलिंग, नॉर्मलाइजिंग और हार्डनिंग। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा आपका टेम्परिंग प्रक्रिया के द्वारा हम लोग भी शॉक रेसिस्टेंस को डेवलप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्टील बिगेन हीटेड टू रिक्वायर द टेम्परेचर एंड हेल्ड इन द सेम टेम्परेचर फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि स्टील को आवश्यक तापमान तक गर्म करने और उसी तापमान में एक समय के लिए रखने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। मतलब कि आप किसी भी स्टील को गर्म किए और कुछ समय तक उसी टेम्परेचर पर रख दिए। मान लीजिए कि 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किए और कुछ समय तक, मान लीजिए सपोज डेट आपने इसको 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक 5 मिनट तक रखा, तो ये 5 मिनट का जो समय हुआ टाइम पीरियड क्या कहलाता है, क्या सॉकिंग टाइम, हीटिंग, क्विंचिंग या हार्डनिंग। तो फ्रेंड इसे हम लोग सॉकिंग टाइम के नाम से जानते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन वाटर ऑयल एंड एयर यूज्ड इन हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। मतलब कि ऊष्मा उपचार प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले ब्राइन सोल्यूशन, पानी, तेल और हवा का उद्देश्य क्या है। क्या सोकिंग होता है, क्विंचिंग होता है, हीटिंग होता है या स्टेनाइट होता है। तो फ्रेंड्स ये सब मेरे ब्राइन सोल्यूशन, वाटर, एयर जो भी है मेरा एक प्रकार का क्विंचिंग मीडिया होता है, इसलिए सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि व्हाट क्विंचिंग मीडिया इज यूज्ड फॉर अ स्पेशल एलॉय स्टील। मतलब कि विशेष मिश्र धातु के लिए कौन सा क्विंचिंग मीडिया का उपयोग किया जाता है। क्या ब्राइन सोल्यूशन होता है, वाटर होता है, वायल होता है या कोल्ड एयर होता है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा कोल्ड एयर का प्रयोग ही हम लोग एलॉय स्टील को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस ऑफ रीहीटिंग द हार्डेंड स्टील टू टेम्परेचर बिलो 400 डिग्री सेंटीग्रेड फॉलोड बाय कूलिंग। मतलब कि 400 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के तापमान पर कठोरीकृत स्टील को पुनः गर्म करके फिर से ठंडा करने की प्रक्रिया करने के लिए किया गया ऊष्मा उपचार प्रक्रिया का नाम क्या हो सकता है। क्या टेम्परिंग होता है, हार्डनिंग होता है, एनलिंग होता है या नॉर्मलाइजिंग होता है। तो फ्रेंड यहाँ हम लोग टेम्परिंग का हमेशा 400 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ही किया जाता है। आप याद रख सकते हैं कि 400 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे गर्म करने 400 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे की जाने वाले हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस मेरा टेम्परिंग कहलाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एनलिंग। एनलिंग का लाभ क्या है। तो आपका ऑप्शन दिया गया है कि टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेस, टू ऐड कटिंग एबिलिटी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा कि टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेस, तो आंतरिक संरचना को दूर करने के लिए हम लोग एनलिंग प्रोसेस का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इंटरनल डिफेक्ट ऑफ स्टील कंपोनेंट। मतलब स्टील को आंतरिक दोषों को दूर करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं। क्या एनलिंग करते हैं, नॉर्मलाइजिंग करते हैं, हार्डनिंग करते हैं या टेम्परिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स हम नॉर्मलाइजिंग का प्रयोग करके इंटरनल डिफेक्ट्स को दूर करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है कि विच की इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग द लाइट टॉर्क। मतलब लाइट टॉर्क को ट्रांसमिट करने के लिए किस प्रकार के स्क्रू का प्रयोग की का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका है सैडल की, वुडरफ की, जीव हेड की या फेदर की। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वुडरफ की का प्रयोग हम लोग हमेशा लाइट टॉर्क में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाउ द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील लाइक स्ट्रेंथ, टफनेस, डक्टिलिटी आर इफेक्टेड। मतलब कि स्टील के यांत्रिक गुणों जैसे कि स्ट्रेंथ हो गया, चिमड़ापन, डक्टिलिटी कैसे गुण प्रभावित होते हैं। क्या टेम्परिंग करने से, क्या हार्डनिंग करने से या एनलिंग करने से या आपका नॉर्मलाइजिंग करने से। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा कि बाय हार्डनिंग प्रोसेस के द्वारा ही मेरा स्ट्रेंथ, टफनेस, डक्टिलिटी डिफेक्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच बियरिंग मटेरियल हैज पुअर थर्मल कंडक्टिविटी। मतलब कि किस बियरिंग की ऊष्मीय चालकता सबसे कम होती है। क्या नायलॉन का, टेफ्लॉन का, सिनेटेड ऑयल का या लेमिनेटेड फेनोलिक्स का। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डी कि लेमिनेटेड फेनोलिक्स का ही सबसे कम थर्मल कंडक्टिविटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ डीप ग्रूव टाइप्स ऑफ बॉल रेसेस प्रोवाइड इन द बॉल बियरिंग। मतलब कि बॉल बियरिंग में प्रदान किए गए गहरे ग्रुप्स वाले बॉल रेसेस का उद्देश्य क्या होता है। मतलब जो बॉल बियरिंग के बाद ग्रुप्स प्रदान किए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं या उसका उद्देश्य क्या होता है। क्या झटके झेलने के लिए, जनरल लोड झेलने के लिए, अच्छे थ्रस्ट का सामना करने के लिए या आपका रेडियल लोड का सामना करने के लिए। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि अच्छे थ्रस्ट लोड को सामना करने के लिए वहाँ ग्रुप्स का प्रदान किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाई द डबल रोलर बियरिंग इज यूज्ड
मतलब कि डबल रो रोलर बियरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? टू टेक एक्सियल लोड, टू टेक रेडियल लोड, टू टेक हैवी एक्सियल लोड या टू टेक हैवी रेडियल लोड। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि टू टेक हैवी रेडियल लोड के लिए ही डबल रो रोलर बियरिंग का प्रयोग करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बियरिंग मटेरियल शुड बी लोअर देन द डेट ऑफ शाफ्ट। मतलब किसी भी शाफ्ट में प्रयोग किया गया बॉल बियरिंग का मटेरियल का टेम्परेचर शाफ्ट से हमेशा कम रखा जाता है, क्यों? प्रिवेंट द शाफ्ट साइजर, प्रिवेंट द डैमेज ऑफ बियरिंग, एलओआई बियरिंग ऑफ रन इफिक्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स कि व्हाट इज द नेम ऑफ वाशर। एक पिक्चर दिया गया वाशर का, अब बताना है आपको कि ये किस प्रकार का वाशर है। क्या इंटरनल टाइप वाशर है, एक्सटर्नल टाइप वाशर है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल टाइप वाशर है या काउंटर संक वाशर है? तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल टाइप वाशर है, क्योंकि दोनों प्रकार के इसमें टिथ बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स ये था हम लोग का टॉप 30 क्वेश्चन जो कि निमी के बुक से लिया गया है। तो आई होप कि आप लोग की वीडियो पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स एक बार जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। यदि आप अभी तक इस टेक्निकल हाईवे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन को दबा कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। जय हिंद।